हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है इकबाल मंदानी सर ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है उस्मान अहमद ने। और सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगी इकबाल सर का और उस्मान का। थैंक यू। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। शुक्रिया भाई जी आपका। शुक्रिया। सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है, एक बार फिर से हम देखते हैं कि इंडिया के आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान को वार्न किया गया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उनका कहना है, यानी कि उनका एक पूरी स्टेटमेंट का क्रक्स ये था। वो ये कहना चाह रहे थे, एक तो वो पाकिस्तान को वार्न कर रहे थे, वार्न करते करते उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और उसमें कहा ये तो सिर्फ टेलर था और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा चीजें जो है इस पे आएगी। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे पाकिस्तान को वार्न किया जा रहा है। इस पे बात करेंगे, इसकी पहले डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे इकबाल सर से कि और भी उन्होंने इस पर क्या क्या स्टेटमेंट्स पास की। आखिर ऐसी क्या जरूरत सर आए दिन पड़ती है जो पाकिस्तान को आप लोग वार्न करते हैं इस तरह की स्टेटमेंट पास करके? हालांकि अब तो सीज फायर भी हो गया, आप लोगों ने खुद भी उस सीज फायर पे जो कहा कि हम सीज फायर पे रहेंगे, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको लगता है कि जलती पर वो तेल छिड़कने का नाम है? क्या कहेंगे इकबाल सर? शुक्रिया रिबा। अस्सलाम वालेकुम सभी आपके नाजरीन को। देखिए ये वालेकुम। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का जो बयान आया है उसके अंदर ये कहा गया है कि ऑपरेशन 2 जो है वो जारी हो सकता है, जिसको लेकर के नेबरिंग कंट्रीज जो है जिसको लेकर के लगातार यहाँ आतंकवाद फैला रही है उसको एक सबक सिखाएंगे। ये सारी चीजों को लेकर के उन्होंने एक प्रोग्राम में ये सारी चीजें कही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जंग जो है वो दुनिया के अंदर कहीं भी वो अच्छी चीज़ नहीं है और जंग होनी भी नहीं चाहिए। आम इंसानियत को लेकर के वो बहुत बुरी चीज़ है। पिछले दिनों भी जिस तरीके से इंडिया-पाकिस्तान के अंदर हालात हुए थे, उसका नुकसान दोनों ही कंट्रीज़ को उठाना पड़ा था और आम लोगों को भी उठाना पड़ा था। इस बार भी अगर कोई जंग होती है तो उसका खामियाज़ा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये स्टेटमेंट की जो वजह मैं मान रहा हूँ अपनी तरफ से रिबा वो ये है कि पिछले 10 नवंबर के दिन लाल किले की तरफ जो ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद लगातार जिस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ काम कर रही थी और अलग-अलग जगह छापे पड़ रहे हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें कई डॉक्टर्स हैं, कई अलग-अलग ओहदे पे काम करने वाले लोग हैं, उनको लेकर के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके कुछ दिनों के बाद ही आपने देखा होगा कि श्रीनगर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था पुलिस स्टेशन के अंदर जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जब भी वहाँ पंच और सारे ऑफिसर्स वगैरह पहुँच कर के ये देखने की कोशिश कर रहे थे क्या अमोनियम और आरडीएक्स जो मिला है वो कितनी तादाद है, डिटोनेटर्स मिले हैं, ये सारी चीज़ें मिले हैं, कहाँ से आए, उन सारी चीज़ों का पंच होना था। तब वहाँ अचानक एक ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर तकरीबन 11 से 12 लोगों की मौत हो गई। अभी ये मामला धीरे-धीरे करके बढ़ता जा रहा है और जो लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है वो धीरे-धीरे जो उसके तार है वो टीटीपी से और जैश से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन चीज़ों को लेकर के लगातार पिछले दिनों ही जब ऑपरेशन सिंदूर की भी हम बात करें तो ये एक आतंकवादी हमले को लेकर के ही ये शुरुआत हुई थी। इस बार फिर ये मामला जब खत्म हो गया, फिर एक बार जो चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे करके हम देख रहे हैं कि वही दहशतगर्द के चलते और जो लोगों को ट्रेन करना या उससे ब्लास्ट कराना उन्हीं चीज़ों को लेकर के सामने आ रहा है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात उन्होंने कही है, वो इन्हीं चीज़ को लेकर के कही होगी। उसका मैं ज़्यादा उससे ज़्यादा तो ख़ैर उस बयान को लेकर के मैंने बहुत ज़्यादा फ़ॉलो नहीं किया, लेकिन हाँ, बयान मैंने ज़रूर सुना है उन्होंने जो दिया था। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से फिर एक बार इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हमारी सतर्क थी और उनको जिस तरीके से खबर मिली थी और उन्होंने धीरे-धीरे करके पिछले कई महीनों से ये ट्रैक चल रहा था और अचानक नवंबर के अंदर जब ये ब्लास्ट सामने आया, तो ब्लास्ट किया नहीं गया था जब वो गाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था और अचानक वो ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर एक डॉक्टर के मौत की खबर है। उन सारी ही चीज़ों को लेकर के फिर एजेंसीज़ जो है वो हरकत में आई और उसके बाद काफ़ी असलहा बारूद पकड़ा गया है, काफ़ी लोगों को उसमें हिरासत में लिया गया है और उसके सीधे तार जो है जैश और टीटीपी से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपके यहाँ भी जिस तरीके से दहशतगर्दी टीटीपी कर रही है और उन सारी चीज़ों को लेकर के एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि उसको लेके वो लड़ाई लड़ रही है। लेकिन एक चीज़ उसके अंदर जो आके अटकती है वो ये है कि टीटीपी को लाने वाले के अंदर जो सबसे बड़ा नाम आता है, वो आपके एक्स आर्मी चीफ का आता है, कमर जावेद बाजवा साहब का।
तो इन सारी ही चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि माहौल फिर खराब हो रहा है, दोनों मुल्कों की सरहदें वापस एक बार लगता है तनाव में आएगी, जिसको लेकर के आम लोगों के लिए बेहतर खबर नहीं है। सही हो गया। उस्मान की जानिब बढ़ते हैं। उस्मान, क्या कहना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को वार्न किया है, इस पर आप क्या इसके बैकग्राउंड पे ज़रा रोशनी डालिएगा और अपना एनालिसिस भी उस पर बताइएगा? अरे भाई जी देखें, जंग में जिसको ज्यादा पड़ती हैं, जिसको ज्यादा जख्म होते हैं, तो उसी की चीखें भी ज्यादा सुनाई देती हैं। आप हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान की तरफ से तो कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, कोई ऐसी बातें नहीं हो रही। बड़ी रिस्पॉन्सिबल और एक बड़ा प्रोफेशनल किस्म का जो हमारा एक सेटअप है, DGISPR बात कर लेते हैं। बट आप इंडिया में देखें, कभी CDS बात कर रहे हैं, कभी आर्मी चीफ बात कर रहे हैं, कभी कौन बात कर रहा है, कभी कौन बात कर रहा है। क्या है? नाकामी का शोर है। वो नाकामी जो पिछली मिली है, वो जो जख्म है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है। मुझे खुशी है, दे आर आइडेंटिफाइंग देयर प्रॉब्लम। आप देखें ना, जिस तरह से अभी उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात की है कि भाई हम बात तो बड़ी मेड इन इंडिया, हथियार बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखिए मसला ही है ना कि इंडिया की पॉलिटिकल एलीट जो इस वक्त है, उसने आर्मी को बहुत अंडर प्रेशर कर दिया है। अरे भाई जी, रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, उसके पास उतना असला बनाने की कैपेबिलिटी है। इंडिया के पास बस बातें ही हैं, बातों में इन्होंने खुद को विश्व गुरु बना लिया है। इंडिया ने ना बहुत अर्ली, ये बीजेपी एलीट ने ना बहुत अर्ली अपनी सुपरियोरिटी दुनिया पे जाहिर कर दी है। ऐसी बातें तो अमेरिका भी नहीं करता जैसा ये बीजेपी एलीट करता है। तो इंडियन आर्मी जो कि जबरदस्त आर्मी है रे बाजी, मतलब मैं उनके जनरल की बातें सुनता हूँ। एक तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड बातें होती है ना, जो प्रेशर पॉलिटिकल है कि भाई आप भी स्टेटमेंट दो, नैरेटिव बिल्ड करो। जाहिर सी बात है, अब एक पाकिस्तान आर्मी का पूरा नैरेटिव पूरी दुनिया में बैठ गया है, वो कामयाबी का उसको मान रहा है, तो दे आर आल्सो फील। मुझे बताएं, इससे पहले वो इतना खुल के क्यों नहीं आते थे? दे आर अंडर प्रेशर। पाकिस्तान आर्मी ने जो बनाया सारा नैरेटिव, हालांकि छोटा देश, छोटी कहानी, सब कुछ होने के बावजूद हमने अच्छा एक अपनी विक्ट्री जिस तरह से हासिल की, उसको एक अच्छा पोर्ट्रे किया और परसेप्शन बार में भी हम आगे आगे रहे। तो अब वो एक प्रेशर तो ये फील कर रहे हैं, एक प्रेशर है पॉलिटिकल एलीट का। बट फिर भी मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। मुझे याद है जंग के दौरान भी बोला था इनके एक जनरल ने कि भाई दोनों तरफ से अगर कोई लोग रेशनल होते हैं तो वो यूनिफॉर्म में होते हैं। तो इंडियन जनरल्स की जो न्यूट्रल बातें हैं मैं काफी सुनता रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, एंड दे आर अ प्रोफेशनल आर्मी। और शायद बीजेपी का ये जो प्रेशर ना होता ना, तो ये पाक भारत जंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है इंडियन आर्मी। रवा जी, दे आर अ प्रोफेशनल आर्मी। मैच पाकिस्तानियों ने हुआ है, प्रोफेशनल आर्मी है। ये जो नए राफेल के चक्कर में मोदी जी जो उसके हुरूर में आ गए, घमंड में राफेल होता तो ये नौबत न होती, अभिनंदन पकड़ने ना होता। तो अब जब राफेल आ गए तो मतलब कि जब आप आर्मी को आर्मी का काम करने दो। जब मोदी साहब जनरल बन जाते हैं ना, राफेल आगे उसमें अडानी की करप्शन करवा के, अंबानी की, फिर उन राफेल को जो है ना चलो जी करो। मतलब ये पूरा एक सेटअप होता है। पायलट इससे एक ट्रेनिंग्स करते हैं। अब हमने नए जहाज चाइना से जो लेना है, अभी से ही जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, हालांकि अभी जहाज नहीं लिए, मायदे नहीं हो। मतलब तो ये हिसाब है कि बात यही है कि इंडिया की जो बीजेपी की एलीट है वो आर्मी को भी बर्बाद कर रही है और आर्मी को आर्मी का काम नहीं करने दे रही। और उस वजह से जो रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है, जो हमने जंग में भी देखा, और जो उनकी पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं। बट आप जो रेशनल स्टेटमेंट देखें, क्या है, सेल्फ क्रिटिसिज्म नजर आ रहा है ना। पिछली स्टेटमेंट देखें कि भाई उससे पहले की भी इनकी स्टेटमेंट्स हैं डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। पिछली स्टेटमेंट आप देखें कि भाई हमें अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने हैं अगर हम इतना शोर करते हैं। आज फिर मैसेजिंग अभी ये जो नई स्टेटमेंट है कि अभी जो पाकिस्तान के साथ हुआ, देखें ठीक है, इंडिया पाकिस्तान आर्मी भी तो जाहिर सी बात है, मोटिवेशन ऐसी होती है कि आप अपने जिसको राइवल समझते हो तो आप उसको ललकारते हो। फेयर अनफ, उन्होंने पाकिस्तान को बोला, पिछला ट्रेलर था, अब आगे जंग होगी तो हम बताएंगे। ये हमारे लिए मैसेजिंग थी। हम भी यही बोलते हैं कि जी वो जो मार्का हक हुआ, बनाना महसूस हुआ, वो ट्रेलर था, आइंदा कभी जंग की तो हम बता देंगे। फेयर इनफ। बट अब अगली बात पे आए कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने जब अगली जंग होगी, वो कब होगी, कितनी ड्यूरेशन की होगी, इसका नहीं पता। क्या हमारी तैयारी है? मतलब आप देखें, उनको पता है उनकी तैयारी नहीं है, क्योंकि उनको उनकी पॉलिटिकल क्लास एक बड़ी जंग के लिए तैयार कर रही है। बट बड़ी जंग के लिए आपके पास क्या उतना असला है? क्या आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं? क्या आपकी आर्मी उतनी बैटल हार्डन्ड है? आपकी तो आर्मी से कश्मीर नहीं कंट्रोल हो रहा।
अब तो वो सारी जंग पूरी इंडिया में भी फैल रही है, वो उस पर भी मैं आगे बात करता हूँ। तो रिवाज जी बात सारी यही है कि बीजेपी इंडियन आर्मी को आर्मी का काम करने दे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, बड़ा अच्छा वो हमें टफ टाइम देंगे। दे आर प्रोफेशनल आर्मी, बट वो खुद बनते हैं। तो बात वो ये है, वो पॉलिटिकल क्लास को मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम लोग हम पे तो प्रेशर बना रहे हो, जंग जंग जंग, हमारे पास क्या उतने टैंक उतने मिसाइल। फॉर एग्जाम्पल 4 साल जंग चलती है, तो क्या इंडिया के पास 4 साल जंग का रिसोर्सेस है? क्या इंडिया के पास पीछे फैक्ट्रीज हैं? इंडिया तो अभी अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं कर पा रहा टाइम पे, तो जब वार टाइम होगा तो तब ये कैसे पूरे कर पाएंगे? तो ये सारी जो एक तरह से शेम है ना, ये बीजेपी बहुत ज्यादा काम खराब कर रही है। भाई जी अब बातें दूसरे वाले पोर्शन पे, कि जो एक न्यू सर्ज है, एक तो ये जैश है मोहम्मद के साथ एक अफेयर है इनका ना, एक लव अफेयर है, इंडिया के लोगों कम देखे जैश 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 मोहम्मद जैश मोहम्मद, फिल्मों में भी वैसे भी मतलब दिस इज नथिंग। कहाँ है जैश मोहम्मद यार? कोई वीडियो आई है? कौन उसका सर्वर है अभी? कौन है? कहाँ है? क्या है? नथिंग रे भाई जी। बस बिल्कुल ऐसी ही है और कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर कुछ होती तो जब इन्होंने स्ट्राइक किया था, कोई जैसे मोहम्मद का सरबराह मार देते, कोई आफिज सईद जो बोलते हैं वो मार देते, मसूद अजहर मार देते, कुछ और कर देते, बट वो तो इनसे हुआ नहीं है। बट रे भाई जी ये जो डोमेस्टिक इंसर्जेंसी है, व्हाइट कॉलर अब इंडिया में जो एक टेररिज्म है, वो हमने देखा आफ्टर पहलगाम। जो देखे रे भाई जी, लोग कभी सुलूक नहीं भूलते, चाहे पाकिस्तान में हो, कुछ भी हो, इंडिया में हो, आप जो अगले लोगों के साथ ट्रीटमेंट करते हो ना, वो नस्लें याद रखती हैं। तो इंडिया जो जुल्म ढा रही है बीजेपी गवर्नमेंट कश्मीर में और उसके अलावा मुसलमानों के साथ, तो वो कभी नहीं भूलते। आप आफ्टर पहलगाम देखें, क्या हॉस्टलों में जाके कश्मीरियों को मारा नहीं गया? वो कश्मीरियों ने तो, वो इंडिया में इंडियन मुस्लिम्स में बहुत अच्छे अच्छे मुस्लिम है, बड़े लॉयल है इंडिया के साथ। आपको पता है ये शेख अब्दुल्ला और बाकी इंडियन मुसलमानों ने तो कश्मीर जो इंडिया को मिला हुआ है वो इंडिया को लेके दिया। बट इंडिया अपने मुसलमानों को शक की निगाह से ही देखते हैं, कदर की निगाह से वो नहीं देखते। मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ तिरवत जी, आपने देखा होगा आफ्टर पहलगाम, फिर बोल रहा हूँ, लोग कारपेट्स बेच रहे हैं, उनको निकाल के दुकानों से निकाल के हॉस्टल से निकाल के स्टूडेंट्स को, तो वो सब ये सब कुछ कश्मीरियों ने याद किए हुए, और ये एक डोमेस्टिक इंसर्जेंसी है। और ये बीजेपी को चाहिए कि भाई वो अपने अंदर जो है, जो इंडिया को एक गुलदस्ते की मानद है, एक सेकुलरिज्म है, कि भाई आप हर एक माइनॉरिटी के साथ अच्छा उसका ट्रीटमेंट करें, ताकि आपके अंदर ये एक डोमेस्टिक इंसर्जेंसी ना हो। इंडिया जो है सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, इंडिया तो सबका है। मतलब कि ये एक सेक्युलर स्टेट है, नॉट लाइक पाकिस्तान जहां हमारी एक इस्लामिक स्टेट और हमारी वैल्यूज डिफरेंट है। इंडिया की तो सेक्युलर वैल्यूज हैं, वहां पर तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबको एक तरह से रहना है। बट ये जो बीजेपी ने आके कर दिया ना, एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है, और ये एक डोमेस्टिक इंसर्जेंसी का रिएक्शन है। और आप देखें वापस बारूद ही नहीं कंट्रोल हुआ, मतलब कि दे आर नॉट ट्रेनिंग वेल इक्विप्ड कि भाई बारूद और ये वो क्या है, मतलब कि किस तरह से इसको डील करना है। अब तो पाकिस्तान का नाम लेने से भी डरते हैं। तो एक अजीब सा, आखिर में मैं टीटीपी वाली बात कर दूं ना, सर ने बात बोली है कि ये अरे जी हमने तो तालिबान के साथ पींगे बढ़ा के रिजल्ट देख लिए कि भाई ये क्या रिजल्ट होते हैं कि और तालिबान ये किस किस्म के नेचर के लोग हैं। तो मैं इंडिया को भी बोलूंगा, ये जो आपका बड़ा लव अफेयर है ना तालिबान के लिए, मैं देख रहा हूँ अब कार्गो सर्विस भी स्टार्ट की हुई है जी, वो पाकिस्तान से ट्रेड बंद हो गई है। जी हुजूर, हम हैं इंडिया वाले ना, हम आपको कार्गो से ट्रेड करके देंगे, हम आपको वो ईरान के रास्ते आपकी ट्रेड खुलवा के देंगे। अरे भाई तालिबान स्ट्रांग हो गए ना, तो वो बिस्मिल्लाह कश्मीर से ही करेंगे। हम तो हस्बैंड इनकी बातें नहीं करते, ये तालिबान ने छोड़ना नहीं है। तो मैं फिर वार्निंग दे रहा हूँ इंडिया को, तालिबान के साथ जरा लिमिट में रह के जो है ना ये चीजें करनी चाहिए, नहीं तो इंडिया को ये बहुत ज्यादा बैकफायर करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ इंडिया को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान अपने सीने पे गोली खाता है इस्लामिक टेररिज्म की, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की, बट वो इंडिया तक नहीं जाने देता। पाकिस्तान वीक होगा तो ये जो सारे तालिबान है इन्होंने इंडिया ही जाना है, और इंडिया को ही नुकसान होना है। और पाकिस्तान में आग लगेगी तो इंडिया में भी आग लगेगी रिबा जी। इकबाल सर, मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि आपके जो इंडियन आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने जो की है कि क्या वो आवाम को मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या आप क्या समझते हैं कि इससे और दुश्मनियाँ और नफ़रतें नहीं बढ़ेंगी? मतलब एक तरफ से तल्ख़ मैसेज दिया जाना, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस्मान की बातों का जवाब देना चाहूँगा कि उसने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई शोर नहीं होता। शोर करने के लायक है ही नहीं है। आप मेरी बात को समझिए, आप तो अपने लोगों की आवाज़ से बात नहीं कर पाते, आप क्या बात करोगे?
17 सीटों के लोगों को लेकर के आप सरकार बनाते हो और आप बात करोगे कि मतलब किसी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की। आपके पास कयादत ही नहीं है बात करने के लायक, किस लेवल पे आप बात करोगे? दुनिया के अंदर आप खुद एक ऐसे लोग हो कि जा करके आपकी पॉलिटिकल कयादत को छोड़ करके आप तो खुद कह चुके हो कि हम मांगने वाले लोग हैं और मांगने वाले लड़ेंगे हमसे। क्या बात कर रहे हो आप उग्री बाजी? आप समझिए इंडिया के अंदर एक सिस्टम है कि यहाँ पॉलिटिशियन के आगे आर्मी की जो है या कोई भी आर्मी का स्टाफ हो बात नहीं कर सकता है। एक डिप्लोमेसी चैनल होता है यहाँ इंडिया के अंदर जिसको लेकर के लगातार वो सारी चीजें चली जाती है। और रही पाकिस्तान के लड़ने की बात आपने कही ना, इंडिया के पास कुछ नहीं है, न चाहते हुए इंडिया आपसे बहुत ताकतवर है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, इसको आप मान के चलिए। और हमारी रही आर्मी की बात कर ले, हमारे हथियारों की बात कर ले, आपसे बहुत ज्यादा है। और आप अगर लड़ने पे आ गए ना, इंडिया तो कम से कम सरवाइव कर भी जाएगा 2-4 महीने। आप तो खुद कहते हो हम वेंटिलेटर पर है, अगर कोई हाथ खींच ले तो हमारे पास कोई ताकत नहीं लड़ने की। जिसके यहाँ पैसे मांग करके हो, आपके यहाँ डॉलर की कीमत समझ लीजिए, आपके यहाँ पेट्रोल की समझ लीजिए, और हमारे हालात देख लीजिए, बहुत बेहतर है आपसे। और आप जो कहते हो ना कि आपके यहाँ टीटीपी नहीं है, जैश ए मोहम्मद नहीं है, चलिए मान लिया जैश ए मोहम्मद नहीं है, क्या टीटीपी को लेकर के आप आए दिन बात नहीं होते हैं क्या? ये वही टीटीपी है ना जो लगातार जिसको जनरल बाजवा ने लाया था और लाके खड़ा करके आज भी आर्मी जो है उसी का खाती है। कोई चीज करवानी होती है जहाँ टीटीपी से लेकर हर जगह पर, वहां ब्लास्ट वगैरह करवाने में आपकी आर्मी और टीटीपी मौजूद होती है ना, गुड टीटीपी एंड बैड टीटीपी। ये तो रिकॉर्ड बयान है ना, इसके अंदर आप इनकार करेंगे कि नहीं है इसका बयान का? देखिए बाजी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सारी चीजों को लेकर के बात करते हो। इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये बाई एयर हुआ था, मगर जंग लड़े आपके जो आर्मी चीफ है वो फील्ड मार्शल बन गए। दुनिया में कहीं सुना है क्या फील्ड मार्शल? और वो फील्ड मार्शल जो स्टेशन के लिए भाग रहा है। भाई अगर आप आर्मी चीफ है, आप तो एक आदमी से डरे हुए हो, तभी लेकर के स्टेशन ले रहे हो, आपको पता है कि आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या हो सकता है। दुनिया के अंदर कहीं देखा है आपने ये सारी चीजें कि आर्मी का जनरल जिसको लेकर के लोग फक्र करते हैं वो भाग रहा है कि मुझे कुछ ना होना चाहिए मेरी मौत तक? यानी कि इसके साफ चीजें है कि आपके पास वो चीजें पूरी करने की ताकत नहीं है। और आपको पता है कि हमारे पास आज भी अमेरिका चाइना ना हो तो हम किसी काबिल नहीं है। आप खुद बताइए ना कि बजट को लेकर के क्या चीजें है आपके पास, कितना फंड्स आपके पास पड़ा हुआ है। आप इंडिया की बात कर रहे हो ना, इंडिया न चाहते हुए बहुत ताकतवर है, आज तक किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है वहां। और रही हमारे घरों की बात, तो हमारे यहाँ घर के अंदर हम कैसे रहते हैं, क्या है, पाकिस्तान के पास एक चीज है बस, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अरे भाई कश्मीर खुश है नहीं है, आप छोड़िए ना, आप अपने कश्मीर की बात करिए। निहत्तों को मारा कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले पिछले नवंबर को आम लोगों पे गोलियां चलाई कि नहीं आपके लोगों ने, आर्मी ने? तो क्या वो दहशतगर्द थे वो लोग? आपके पाकिस्तान के अपने लोग थे जो अपने लोगों को नहीं बख्शता। आपको लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर वो टेरर अटैक नहीं कराएगा? बिल्कुल कराते हैं। और एक डिप्लोमेसी के अंदर हमने कई बार इस तरह के प्रूफ दिए हैं। आप जो चीजों को समझ रहे हो ना कि भाई इंडिया 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 को, आपको एक ही प्रॉब्लम है बस, कश्मीर कश्मीर। कश्मीर जो आपके पास है उसी को कम से कम सेफ रख ले आप, उनके लोगों पर ही रहम कर दे, उनके लोगों को मारना बंद कर दे, उनके यहाँ बेहतरी करा दे। केपी आपके यहाँ है, मादनियात को लेकर के आए दिन उस तरह के ब्लास्ट होते हैं, लेकिन मादनियात के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, वो तो आराम से चलती रहती है। आम लोग मारे जाते हैं, कश्मीर में मारे जाते हैं। आप हमारे यहाँ आकर के देखिए, हम आम कश्मीरियों को कभी मारते हैं क्या? जो दहशतगर्द आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ इंडिया के अंदर आपके यहाँ आम लोगों तक का भी कत्ल किया जाता है। आम लोग बात करने के लायक नहीं है वहां पर। हमारे यहाँ आज भी हम बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हमारी मोदी सरकार हो या कोई भी हो, हम बात करते हैं, हमारे सवाल खड़े करते हैं। किसी की ताकत नहीं है कि हमारे चैनल को बैन कर दे या हमको उठा करके जेलों में डाल दे। आपके यहाँ औरतों को उठा उठा के डाला है, औरतों की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हो आप। आप बताइए खाली मतलब जीत पर और उन्होंने सरकार के और आर्मी के ऊपर जो उन्होंने खाली तानाकशी की, उसको लेकर के उनको कितने सालों से अंदर रखा है उन्होंने? तो यहाँ ये हालात नहीं है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, आजाद है, 27वीं तरमीम की हमको जरूरत नहीं है। समझ लीजिए आप मेरी बात को, बहुत खुशहाल है हम। और रही लड़ने की बात, वो तो मैदान दूर ना घोड़ा, जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे। एक कश्मीर का राग अलाप करके मुझे नहीं लगता है रिबाजी कि
बहुत ज़्यादा खींचना चाहिए। मैंने शुरुआत में ये सोचा था कि शायद जंगें जो है दुनिया की बेहतर चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं लगातार देखता हूँ कि वहाँ से जिस तरीके से बातें होती है, जिस तरीके से चीज़ें होती है, वही एक जंग का कारण बनती है और मुझे लगता है वहाँ आप लोगों को इन सारी चीज़ों को लेके अब सुलझना चाहिए, अपने आप को सँभालना चाहिए और मैं फिर कहूँगा दुनिया के अंदर जंगें कोई भी मुल्कों के लिए बेहतर नहीं होती है। वो बर्बादी सिर्फ़ आम लोगों पे होती है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी हम जैसे जर्नलिस्टों पे भी होती है, वहाँ के ज़िम्मेदारों पे भी होती है। सभी को इस चीज़ से सँभलना चाहिए, बचना चाहिए। लड़ाई के लिए बहुत आसान होता है लड़ना, लेकिन उसके बाद कंट्रोल करते में जो आम लोगों की हालात होती है, वो कोई भी आप देखिए, दुनिया का कोई टॉप पॉलिटिशियंस हो, कोई आर्मी का चीफ हो, कभी आप देखिए कि उसके वहाँ कोई हालात खराब होते हैं? नहीं, आम लोग इसमें पिसते हैं। तो बेहतर दुनिया के अंदर जंग जो है वो नहीं होनी चाहिए और दहशतगर्दी की बात हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, हर जगह आम शहरी मारा जाता है उसका। दहशतगर्द को हमेशा मिल करके खत्म करना चाहिए। उस्मान, आपकी इस हवाले से क्या राय है? हमारे रीसेंट जो अ, मतलब फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट पास की थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और जब ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई उस पर आपने भी वो उनकी कुछ रीसेंट स्टेटमेंट्स देखी, क्या कहेंगे आप? अरे भाई जी, इंडिया में जितनी आज़ादी है वो तो हमें पता है। मुझे याद है एक वीडियो मैंने देखी थी, आपके साथ शेयर भी करूँगा। पाकिस्तान टीम जीती थी, तो जीतने पर उस एक मुस्लिम लेडी ने स्टेटस लगाया था कि कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, उस पर एफआईआर हो गई थी। और इसके अलावा इतना कुछ है, मतलब कि चेक करें। आपको पता है यहाँ मेरे पीछे रोहित शर्मा की पिक्चर लगी है। मैं उस दिन आपके शो में इंडिया की शर्ट पहन के आया था। मैं ममदानी साहब को चैलेंज देता हूँ, वो इंडिया में मुझे पाकिस्तान की शर्ट पहन के दिखाएँ। और किसी और को चैलेंज देता हूँ, फॉर द सेक ऑफ चैलेंज। मुझे पता है अब वो इंडिया के और जब दोस्तों को मैं चैलेंज देता हूँ तो वो कहते हैं मैं क्यों पहनूं ये वो। मैं तो फॉर द सेक ऑफ चैलेंज के बाद आप पहन के दिखाएं, मतलब कि इंडिया में पाकिस्तान की शर्ट, तो हम माने कि कितनी आजादी। स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जंग की तो बात ही हो रहे है ना। स्पोर्ट्स में कितनी आजादी कि पाकिस्तान की जीत में मुबारक देने पे एफआईआर हो जाना, किसी का इंडिया में इंडिया की जर्सी इंडिया में पाकिस्तान की जर्सी ना पहन। यहाँ आप देखें मल्टीपल, मेरे इतने सारे दोस्त हैं वो पाकिस्तान इंडिया की जर्सी पहनते हैं। आपको मैं बताऊं, मेरे शहर के साथ एबटाबाद शहर है। एबटाबाद आपको पता है मिलिट्री का आफ्टर रावलपिंडी हेड है, और एक तरह से रावलपिंडी से भी बड़ा है कि सब कैडेट जहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, मतलब कि मिलिट्री एकेडमी है काकूल। यहाँ पर इतनी सारी छापों में मैं गया पीछे, तो वहां इंडिया की शर्ट, मतलब एबटाबाद इज लाइक मिलिट्री सिटी। तो मैंने शॉप्स वालों से मैं सरप्राइज होकर पूछा, यार तुम लोग इंडिया की शर्ट्स बेच रहे हो? कहते हैं लोग लेते हैं, लोग पहनते हैं, तो हम बेचते हैं। सोचे मिलिट्री सिटी में ये हाल है कि लोग इंडिया की शर्ट्स लेते हैं, पहनते हैं, बट इंडिया में मैं ये चैलेंज मेरा बरकरार रहेगा, ये फ्रीडम नहीं है बाजी। यहाँ क्या फ्रीडम है, वहां क्या फ्रीडम है, ये सब बातें हमें पता है। रही बात कश्मीर की ना, इंडिया में आपको पता है पीछे इंडियन कश्मीर के जो है इलेक्टेड सीएम है, उसके पास पावर्स ही नहीं है। आप देखिए, मैंने पीछे भी ममदानी साहब भी थे शो में ये बात की थी कि वहाँ के इलेक्टेड सीएम अपने शुहदा की, जो कश्मीर के शुहदा हैं उनकी कब्रों पे वो जा नहीं सका, उसको दीवार फलांग के जानी पड़ी। उसके अंडर पुलिस नहीं आती, उसको सिक्योरिटी मीटिंग्स में कंसल्ट नहीं किया जाता। आप कश्मीर के लोगों के वोट हैं रे भाई। सर मैंने पीछे भी बोला था कि ये सिस्टम वो सिस्टम, ऐसा सिस्टम वैसा सिस्टम। आप तो कश्मीर के लोगों की वोटों की जो सूरत में बंदा है, आप उनके वोटों को पांव के नीचे रौंद रहे हो। आप बात करते हैं यहाँ से इंडिया से लोग जाके वहां नेशनलिटी ले रहे हैं। पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी जो ये कश्मीर और गिलगित है वहां नेशनलिटी नहीं ले सकता रे भाई जी। मैं जाके कश्मीर में घर नहीं ले सकता। कश्मीर में लोग आजाद हैं, वो अपने हिसाब से जो करते हैं सब कुछ। उनके सीएम के अंडर, उनकी पार्लियामेंट के पास पुलिस है, उनके रिसोर्सेज है, सब कुछ है। तो ये बातें कुछ ना कुछ हमें जो है ना फैक्ट्स बेस भी हमें बातें कर लेनी चाहिए। बाकी मैं एग्री करता हूँ जंगें सोल्यूशन नहीं है, जंगें किसी चीज का भी हल नहीं है। बट रिवाज जी, दोनों साइड्स को रियलाइज करना चाहिए कि ये जंगें हल नहीं है। हमारे तो सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। हमने कभी नहीं कहा कि हम कश्मीर गरम कर देंगे, दिल्ली गरम कर देंगे, मुंबई गरम कर देंगे, इफ यू कैन डू दिस तो डेट। दोवल साहब किस तरह की बातें करते थे, मुझे आप बताएं ना, अजीत दोवल जी। उसके अलावा मोदी बलोच, हमने तो नहीं कहा कि हमें कश्मीर के जो है या इधर उधर के लोग याद कर रहे हैं।
मोदी जी ने तो बोला मुझे बलूचिस्तान के लोग याद करते हैं। और उसके अलावा भी आप देख लें टीटीपी को जिस तरह की फंडिंग होती है, टीटीपी का खुद वो मसूद कह रहा है कि भाई हमें तो इंडिया की मदद भी इस मौके पे चलती है। तो अरे भाई जी ये पोजीशन क्लियर के जितनी कंफ्यूजन इंडिया ने फैलाई हुई है ना, और जिस तरह से ये लोग बाजी पलटते हैं हालात के हिसाब से, इस तरह से नहीं होता। कल बांग्लादेश बहुत अच्छा था, हमें मसाले देते थे। आज हसीना वाजिद वहां से निकली है, कहते हैं ओ जी तुम लोग भी बंगाली हो, तुम लोग भी पहले हमें कहते थे वो गटर के कीड़े हो, अब बंगालियों को भी बोलते हैं तुम लोग भी हो। कल को हमें बोलते थे तालिबान आपके साथी हैं, आप लोग तालिबान हो। आज तो तालिबान आपके घर में, तालिबान और आप साथी हो। तो ये बातें रियलाइज करनी है इंडिया को कि एक अच्छा स्टांस लें। आप मुझे बताएं ना, आपने तालिबानों को आप रोटियां खिलाई जा रहे हो सब कुछ, क्या आपने उनसे पूछा है वुमेन्स के एजुकेशन के हवाले से, वुमेन्स के राइट के हवाले से? आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं, आपने तालिबानों से पूछा है कि आप कौन सी डेमोक्रेसी हैं? आप इलेक्शन के थ्रू आए ही नहीं हुए, आपने तो इलेक्शन कराने थे। आपके यहाँ लड़कियों को देखें, अगर इंडिया में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, उनका तालिबान पे असर पड़े, हम पे असर पड़े तो अच्छी बात है। बट ये जो इस तरह से चीजें करना ना रवै जी, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात मोदी मोदी जी के आने से पहले अच्छे थे, मतलब अच्छे से मरा उतने बुरे नहीं थे। बट जो मोदी जी का इलेक्शन मुसलमानों के बैर होता ही नहीं है ना, इस चीज ऐसा हो नहीं सकता। मोदी जी चाहते थे कि मैं इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान को बातें सुना के इलेक्शन जीतता रहूं और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हो। ऐसा नहीं होता रवै जी, ऐसा नहीं होता। आप अगर मुसलमानों के खिलाफ बातें करेंगे तो यहाँ बैठे हुए मुसलमानों के जज़्बात भी उभरेंगे, एक नेचुरल सी बात है। तो ये सारी बातें हैं रवाई जी, दोनों साइडों को रियलाइज़, ये जंगें हल नहीं है मैं बताऊँ। ये जंगें ये बड़ी एक अनफॉर्च्यूनेटली दुनिया में आप देखें इस वक़्त हर जगह हॉस्टिलिटी है। इसराइल, गज़ा, अमेरिका, वेनेज़ुएला, रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान, इसराइल, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, इंडिया, ये सब कुछ। अरे जी हम में क्या धमकियाँ देते हैं? हम तो आपसे बजट में छोटे, मिलिट्री छोटी, रकबा छोटा, चाइना को धमकी दे के दिखाओ। चाइना के साथ अपने बॉर्डर सेटल कर लो। आप तो चाइना के साथ अपने बॉर्डर नहीं सेटल कर पाते। चाइना जो इंडिया के इलाके हैं उनके नाम तब्दील कर देता है। अरे बच्ची, इंडिया कांट डू एनीथिंग। आप देखें ना, मतलब कि ये तो इस तरह की तो सिचुएशन है कि ये जो हालात हैं, और अब बांग्लादेश का एक अलग सा चैलेंज है। तो बात ये है दोनों को ये समझना है, जंग किसी चीज का हल नहीं है, और जंग हल ना जहां से भी आर्मी चीफ के बजाय शहबाज शरीफ साहब के ज्यादा स्टेटमेंट्स आने चाहिए, और वो हॉस्टिलिटी पे मबनी नहीं आने चाहिए। और इंडिया की साइड से भी उनके जनरल्स और ये सब को स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। एक अच्छा एग्रीमेंट ये हो सकता है दोनों साइड इस बात में एग्री कर जाएं कि हमारी मिलिट्री रिगार्डिंग जब हमारी मिलिट्री बात ना करें, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बात करे, मतलब जो एक दूसरे को धमकियां, सियासतदान धमकियां जब बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सियासतदानों की बातें ही होंगी। तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है। बट बात ये है कि इंडिया की तरफ से इतना शोर शराबा होता है ना रवै जी, फिर यहाँ से भी किसी ना किसी को बात करनी पड़ती है। यहाँ से कौन बोलता है रवै जी? आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डीजी, एएसपीआर, 4 लोग। वहां से तो 8 लोग तो आर्मी से बात करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर फिर भी बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, बाकी लोग बात करते हैं। तो ये चीजें हमें देखनी है और इम्प्रूव करना है अपने आप को, अपने गिरबान में झांकना है, ना कि हम दूसरों को कसूरवार ठहराते रहें। इकबाल सर, मेरा आपसे सवाल है, आप शेख हसीना के उनको जो सज़ा दी गई है, सज़ाए मौत, इस पर आप क्या कहेंगे? और इंडिया के लिए शेख हसीना इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? उनको पनाह भी दी गई है और बांग्लादेश ने डिमांड की है इंडिया से कि वो शेख हसीना को उनको लौटा दें। देखिए, शेख हसीना के और इंडिया के बहुत पुराने रिश्ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हाल-फिलहाल में हुए 1971 से जब वो पाकिस्तान से अलग हुए, मुझे लगता है तब के वो ताल्लुकात लगातार सामने रहे हैं। और इस वक़्त जो पॉलिटिकल क़यादत होती है, आपने देखा होगा दुनिया के कई मुल्कों के अंदर लोग जो है वो असाइलम लेते हैं पॉलिटिकली। तो आज उन्होंने भी ली है, किसी को मौत के हवाले तो नहीं करेगा ना कोई भी। अगर मतलब आपके यहाँ भी कई ऐसे पॉलिटिकल क़यादत है, अगर आपकी बात करूँ पाकिस्तान की और दुनिया की कई कंट्रीज़ के अंदर, तो इस तरह की जो पॉलिटिकल क़यादत होती है, उसको लेकर के असाइलम दिया जाता है। हालाँकि ठीक है, वो सज़ा उसने दी है, वो और उनकी अदालतें जाने क्या है, क्या नहीं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ना उनकी अदालतों में, ना शेख हसीना के अंदर हमारी कोई दिलचस्पी है।
यहाँ तक हमारी क़यादत की बात करें तो हमने उनसे भी पहले ही कहा था कि आप कुछ वक़्त के लिए रह सकते हैं, उसके बाद जो है आपको भारत छोड़ना पड़ेगा और मुझे लगता है कि वो जल्द आपको समझ में आएगा कि वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। और जिस तरीके से उस्मान ने भी कहा जर्सी की बात, तो मैं कहूँगा कि जर्सी देखिए उस्मान, बड़ी अच्छी चीज़ है कि आज भी हम इन चीज़ों को लेके मानते हैं कि हमारे रिश्ते को लेकर के लोग जो है ना वो मोहब्बत को तस्लीम करते हो जर्सी को। और आपने चैलेंज की बात की तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई चैलेंज को लेकर के शरीयती तौर पर और किसी चीज को लेकर मानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ हमारे मुल्क के अंदर कि मैं बहुत आसानी से हर तबके के लोगों के अंदर मिलता हूँ। जो आपकी नज़र के अंदर आरएसएस नज़र आते हैं या आपको बीजेपी नज़र आता है, मैं आपको बता दूँ कि मैं एज़ अ जर्नलिस्ट मेरा बैठना-उठना है, मेरे बहुत करीब के रिश्ते हैं आरएसएस से। बीजेपी तो बहुत छोटी चीज़ मैं आपको बता दूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी उन चीज़ों को लेकर के कभी हमारी उनसे ना-इत्तेफ़ाक़ी नहीं हुई। ना कभी गाली-गलौज जैसा मामला हुआ, ना कभी उन्होंने हमको पूछा कि आप मुसलमान हो तो ये है, वो है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप मानो चाहे मत मानो। ये आपके ऊपर है, आप वहाँ बैठ कर के किस नज़रिए से देखते हो। लेकिन मैं आपको एकदम दिल की गहराइयों से सच्चाई बता रहा हूँ कि मेरे बहुत बड़े ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों से, आरएसएस के कई लोगों से, अच्छे जो टॉप के लोगों से हैं। लेकिन कभी ये शिकायत कभी उनकी तरफ से मुझे नहीं आई और उन्होंने कभी इन सारी चीज़ों को लेके छिड़ा हो। आज भी अगर दिवाली भी गई है तो मैं आपको बता दूँ कि उनकी तरफ से फ़ोन आए थे, घर पे आइएगा, तो हम जाते हैं ईद, बारात ये सब जगह पर, तो मुझे कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आया। दूसरा आपने कश्मीर के सीएम की बात की ना, तो मैं आपको बताऊँ देखिए आप सीएम की बात कर रहे हो, भारत जो है वो उसके काफ़ी स्टेट्स है। किस तरह पॉलिसीज़ चलनी, क्या चलनी और उन सारी चीज़ों को लेकर के अलग-अलग सेंट्रल और स्टेट के अंदर कई बार रसाकसी रहती है, थोड़ा कहा-सुनी रहती है। लेकिन हमारे यहाँ और आपके यहाँ फ़र्क ये है ना कि हमारे यहाँ तो समझो कि सीएम है वो बहुत एक तरीके से पीएम के सामने बहुत छोटे पद का आदमी है। लेकिन आपका तो पीएम जो है वही बेचारा परेशान है, उसकी ताकत है कोई चीज़ को लेकर के बात करने की, आप मुझे बताइए। हिम्मत रखते हैं क्या आपके पीएम साहब आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ बात करने की? नहीं करते। तो जहाँ सबसे बड़ा पद है, नंबर 1, नंबर 2 चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, किसी की हिम्मत है क्या बात करने की? तो आप मुझे बताइए, आप ये कहोगे कि बिल्कुल नहीं है। देखिए, क्या है ये अलग-अलग चीज़ें, एक वक़्त ऐसा था कि जिसको अफ़गानिस्तान को लेकर के आप ये माना करते थे कि हमारे अपने भाई, हमारे अपने लोग, हमारे ये, क्या चीज़ें नहीं की और क्या करवाई? सारी चीज़ें ट्रेन तो आप ही ने की थी ना, जो दहशतगर्दी आपके वहाँ आज आई है, तो उसको ट्रेन तो मुझे लगता है आपकी आर्मी ने ही सब लोगों ने किया था। उसी की चीज़ें आप भुगत रहे हैं। और रही बात आपने कहा मुसलमान लीडर मोदी जी, तो मैं आपको बता दूँ मोदी जी दुनिया में कई जगह घूमते हैं, कई मुस्लिम कंट्री में घूमते हैं, कई अच्छे रिश्ते हैं, आपने देखा होगा कई मस्जिदों में जाते हैं, कई शेख लोगों से मिलते हैं। तो आप उन सारी ही चीज़ों को बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जिसके अंदर वो मुस्लिमों के खिलाफ है? पॉलिटिकल तो आप भी आपके यहाँ कादियानियों को, शियाओं को पता नहीं मैंने कई लीडर्स को कहते हुए सुना है। क्या उसको लेकर के आप ये कहें कि मतलब मुसलमान एक-दूसरे को काटते फिर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। और आपने आखिरी बात की चाइना की, तो उस्मान साहब देखिए चाइना की क़यादत से लेकर के जो पॉलिटिकल यहाँ आर्मी की तरफ से हो या पॉलिटिकल क़यादत हो, वहाँ हर चीज़ को लेकर के बात की जाती है। जहाँ जिस तरह जैसी ज़रूरत होती है, बिल्डिंग से लेकर के उनके आर्मी चीफ और उनके कमांडर्स, मेजर सबके साथ वो ट्रेनिंग चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के बिल्कुल जो वो करना चाहे हम करने दे रहे हैं, हमको लड़ाई। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से मेजर फ़र्क है। पाकिस्तान की तरफ से कई टेररिस्ट आए, अजमल कसाब और ये सारे लोग पाकिस्तान के नहीं थे। नेशनलिटी थी वहाँ की, ये तो आपकी मीडिया ने भी माना है। फिर चाइना ने किया है क्या ये? नहीं किया। तो ये मेजर फ़र्क 2 कंट्रीज़ में है कि यहाँ पर जो असला आता है, जो लोग आते हैं, वो कई पाकिस्तान से पकड़े गए हैं, कई ऐसे लिंक्स मिले हैं, लेकिन हमें आज तक कभी चाइना की तरफ से ये चीज़ें नहीं मिली कि उसने दहशतगर्द भेजा हो, वो हमला करवा रहा है, वो देशों के अंदर चीज़ों को लेकर के टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो इन सारी चीज़ों का जो मेजर फ़र्क है ना, वो ये है। आप भी लड़ाई लड़िए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी की सर पड़ोस के आपकी अंदर कंट्री एक-दूसरे में के अंदर। सर जी, बोलिए सॉरी रुबा। आपकी कंट्री में टिकटॉक बैन हुआ था और जो कि ये कहा जा रहा था कि चाइनीज़ कंपनी है मतलब चाइनीज़ चा कंपनी है चाइनीज़ कंपनी में सिर्फ़ चाइनीज़ कंपनी में सिर्फ़ एक टिकटॉक नहीं, कई चाइनीज़ ऐप्स ऐप है। बैन किए थे। जी, कई चाइनीज़ ऐप बैन किए थे, एक नहीं। जब गलवान जी। वैली का हुआ था,
उस तरह के हालात दोनों ही मुल्कों के खराब थे। जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी सिंदूर वगैरह ऑपरेशन हुआ था, तब भी इस तरह की चीजें हुई थी। कई ऐसे चैनल्स जो एक दूसरे को लेकर के भड़का रहे थे, वो चैनल्सों पर बैन लगाया गया था। इस तरीके से चाइनीज ऐप काफी बैन किए गए थे। दूसरा, जो चाइनीज ऐप सबसे ज्यादा बैन करने की वजह ये थी कि जो चाइनीज ऐप लेकर के यहाँ लोन फ्रॉड जो चलते हैं, बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने लोन का फ्रॉड शुरू किया था, और उसको लेकर के लोगों को धमकियां दी जाती थी। उन सारी चीजों को लेकर के फिर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन उठाए गए और उसको लेकर के बाद में बैन किया गया। उसकी वजह ये थी कि कई लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया था, वो समझ नहीं पाते थे आखिर क्या मसला है। जब गवर्नमेंट की निगाह में ये सारी चीज आई, तो गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को लेकर पता किया, तो पता चला वो चाइनीज ऐप है जिसको लेकर के बैन किया गया था। तो जब जंगे होती है, इस तरह के हालात हर कंट्री में होते हैं। हमारे यहाँ भी हुआ, आपके यहाँ भी हुआ है, चाइना में भी हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ने ही किया था, चाइना हर चीजों को लेकर खुशहाल था। देखिए, चाइना आज उसकी और अमेरिका की एक तरीके से कोल्ड वार चल रही है, जिसको लेकर दुनिया के अंदर वो यूरो को आगे बढ़ा अपना, ये माफ करिएगा, उनकी करेंसीज को आगे बढ़ा रहा है, डॉलर को एक तरीके से बैंड कर रहा है वो। पूरी दुनिया को उसने कह दिया है कि आपको जो भी चाहिए, जो आपने हमसे पैसे लिए हैं, जो हमको लौटाओगे आप, वो सारी ही चीजें आप हमारी करेंसी में लौटाओगे। तो अब धीरे-धीरे करके मैं आपको ये चीज़ें समझाना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर जहाँ-जहाँ ये चीज़ें होती है, तो उसके अंदर इस तरह के हालात होते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं होती है और ये ऐसा हम मान लें कि बस एक ही जगह होगा, ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर अमेरिका और उनकी जो जंग चल रही है, तो इसकी जो आरएमबी है, अब उसके अंदर उसने कहा है कि भई आप हमको लौटाइए, आगे जो ट्रेड होगी हम वो उसी में करेंगे। तो इन सारी ही चीज़ों को लेकर के जैसे-जैसे जिस कंट्री के साथ होता है, जिस चाइना और अमेरिका खुलकर वार नहीं कर रहे, लेकिन वो ट्रेड वॉर कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसने किस तरीके से झुकाना वो पॉलिसीज़ अपनाई है। यहाँ पर आपके हमारे हालात इतने खराब है कि वो जंग तक पहुँच गए, और जंग तक इसलिए पहुँचे कि जो टेररिज़्म चल रहा है, और हमने पहले भी कहा था कि हमारी आम लोगों से या आर्मी से लड़ाई नहीं है। जो एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप अगर रोक नहीं लगाते हैं, तो हमको वो चीज़ें करनी पड़ी। अगर आपकी तरफ से ही सारी चीज़ें जिस तरीके से आपके यहाँ परेशानी है, आप ही रोक लगा लो, तो पड़ोस के अंदर कभी ये मुल्क का जो लड़ाई का मामला है वो कभी नहीं होगा रिवा। बहुत मेरे अरे शुक्रिया भाई जी, इकबाल सर। मैं अरे जी, भाई जी, सो मुझे हम थोड़ा सी आज एंड थोड़ पर हाँ, 1 मिनट में थोड़ा सा वाइंड अप मुझे करेंगे, ठीक है? जी, जी। हाँ, बस मैं बात नहीं कर रहा, मैं ममदानी साहब से बस छोटे से 2 बातें पूछना चाहता हूँ, और ममदानी साहब भी बस शॉर्ट सा रिप्लाई दें, बात शायद एंड कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद की जगह मस्जिद बननी थी। बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई और फिर वहाँ पे मंदिर बना और मस्जिद बननी थी, वो उस मस्जिद का काम कहाँ तक पहुँचा? क्योंकि मंदिर तो हमने देखा है कि बहुत बन चुका है। एक ये बता दें, और दूसरा ये बताएँ, बिहार के इलेक्शन में बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिए हैं? और ओवरऑल वो कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं, इफ दे हैव नथिंग हेड टुवर्ड्स मुस्लिम? देखिए, बाबरी मस्जिद की जो आपने बात की ना, बाबरी मस्जिद का वहाँ काम तामीर जो है वो चालू है, और वहाँ सभी ऐसे मुस्लिम लीडर्स के हाथ में वो काम दिया है। लगभग बहुत सी चीज़ें उसके अंदर लगातार फंडिंग्स भी शुरू है मुसलमानों से लेकर के अलग-अलग तरीके से, और वो काम तेज़ी से हो रहा है। और आपने कहा बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन जो अलायंस है उसकी जेडीयू वगैरह, उसने तकरीबन अलग-अलग जगह पर 5 से 6 लोगों को टिकट दिया है उसने, जेडीयू ने। जेडीयू के साथ भी कुछ अलायंस है, उन्होंने दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के अंदर कोई मुस्लिम को लेकर के टिकट पूरे इंडिया में कहीं उन्होंने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार की मैं बात करूं, वो उनकी अपनी एक क्यों नहीं इंटरनल दिया है? पॉलिसीज है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना ऐसी कि वो क्या उनकी पॉलिसी इंटरनल आपको पॉलिसीज। लगती है कि वो मुस्लिम को टिकट नहीं देते उनकी? भाई उनके लिए अब उनकी अपनी बीजेपी पार्टी की कोई पॉलिसी होगी, उसके अंदर हमारा क्या लेना देना? कभी क्या उसने मुसलमानों को काटा है क्या? ये बोला है क्या बिहार के अंदर के मुसलमान हमको वोट ना दे, हमने तो मुसलमान को गोली मार देंगे? ये बोला ही नहीं। मुसलमानों ने खुल करके उनको वोट दिया है बिहार के अंदर। जो मेजोरिटी अभी आई है जीत करके, 202 सीट मिली है बीजेपी और उसके लाइन्स को, तो उसमें बहुत बड़ा वोटर लिस्ट के अंदर जो नाम है वो मुसलमानों का भी है, और काफी मुसलमानों ने वोट भी किया है उनको। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज यूज की थी उसके अंदर खाली वो हिंदुओं को फायदा मिला और मुसलमानों को नहीं दिया, ऐसा नहीं है। जो पैसे भेजे जाते हैं या जो राहत होती है, वो सारे ही मुसलमानों को दी जाती है। थैंक यू सो मच इकबाल सर, थैंक यू सो मच उस्मान। आप दोनों के वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए शुक्रिया रिबा, व्यूअर्स हमें शुक्रिया उस्मान जी। शुक्रिया सर थैंक आपका। यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एंड व्यूअर्स नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।